आज के इस संवाद कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और आज हमारे वक्ता हैं देश के जाने माने पत्रकार, संपादक श्री ओम प्रकाश अस जी, जो कई संस्थानों में संपादक की भूमिका अदा कर चुके हैं। और बगैर किसी लाग लपेट के आगाज करते हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं स्वागत के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कौशल जी को। श्री आनंद कौशल जी। धन्यवाद अमित रंजन जी, हमारे महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव। आज के इस संवाद कार्यक्रम में तमाम आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन है। विशेष तौर पर हमारे आज के जो जूम के अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, जो संवाद आज का आयोजित किया गया है, जो भाषाई मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्री ओम प्रकाश अश्क जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे दैनिक अखबार के संपादक रह चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय जो संगठन है WGI, उसके भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की भूमिका वो निर्वहन कर चुके हैं। तो हम बिना किसी देरी के आज सीधे आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनके अनुभवों का लाभ हमारे जो देश के वेब जर्नलिस्ट हैं वो उठा पाएंगे। इसी मकसद से इस संवाद का आज का जो ये अंक है वो आप लोगों के लिए आयोजित किया गया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम जो साथी हैं इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आज के मुख्य वक्ता ओम प्रकाश अस सर अपनी बात रखेंगे वेब मीडिया के भाषाई संस्कार पर, जो बहुत जरूरी है, बहुत अहम मुद्दा है। और जैसे कि हमारी परंपरा है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आता है बातचीत के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर कमेंट बॉक्स में छूट जाती है बात, तो आप शांतिपूर्ण ढंग से बात सुने और उसके बाद हमें संकेत दें। आप हमारे वक्ता से अपनी जो भी जिज्ञासा हो उसका समन कर सकते हैं। तो लीजिए, हम आहूत करते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई श्री ओम प्रकाश अस सर को वेब मीडिया के भाषाई संस्कार पर। नमस्ते मित्रों, हम लोग बातचीत शुरू करें। और शुरुआत करने के लिए मैं 2-3 चीजों का ही उल्लेख करूंगा। जब हम लोग पढ़ते थे, या बहुत सारे लोग हमारी उम्र या हमसे आसपास की उम्र के लोग, तो 2 चीजें बताई जाती थी। तब मीडिया का स्वरूप इतना विस्तारित नहीं था। मीडिया सिर्फ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं था उस समय तक, और रेडियो। प्रिंट और रेडियो 2 ही माध्यम थे। सिखाया यही जाता था कि अगर आपको भाषा की समझ, विषयों की समझ, लिखने की समझ विकसित करनी है, तो आप अंग्रेजी में स्टेट्समैन को पढ़िए। उसमें स्टेट्समैन कलकत्ता से निकलता था, लेकिन उसने इतना नाम कमा लिया था इस मामले में कि उसकी भाषाई और वैयाकरणिक शुद्धता जो होती थी उसको लोग आदर्श मानते थे। और तब की पीढ़ी उसी से भाषा का संस्कार, लिखने पढ़ने का संस्कार सीखती थी। बाद के दिनों में भी ये कहा जाता था कि अगर आपको भाषा सुधारनी है तो आप अखबार पढ़िए। आज प्रिंट और रेडियो से इतर एक माध्यम डेवलप हुआ हम लोगों का, डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म में 2 चीजें हैं, आप जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है, प्रसंगवश उल्लेख कर रहा हूं। एक वेब और दूसरा यूट्यूब। सीधे सीधे जिन चीजों को हम लोग समझते हैं या हम लोग का जिससे सरोकार है। अब कहने के लिए, जिस तरह से जो आंकड़े मैं देख रहा था कि जिस तरह से वेब मीडिया के डिजिटलाइजेशन के बाद, वेब मीडिया जब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आया, तो जो विज्ञापन प्रिंट
और इलेक्ट्रॉनिक, बाद में इलेक्ट्रॉनिक भी जुट गया था, तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो को जो विज्ञापन जाते थे उसका मेजर चंक जाने लगा वेब मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, यानी यूट्यूब और पोर्टल्स को। आप गूगल प्लेटफॉर्म से जो विज्ञापन चलाते हैं या हम लोग चलाते हैं, उसके बारे में आपको पता है कि वो गूगल जो विज्ञापन देता है वो मार्केट से उठाता है और मार्केट से उसी के विज्ञापन की कटौती कर रहा है जो पारंपरिक मीडिया देश में है। यानी पारंपरिक मीडिया में प्रिंट, अखबार, रेडियो और टेलीविजन, इन तीनों का मुकाबला डिजिटल प्लेटफॉर्म इसलिए कर रहा है कि यूट्यूब चैनल्स आ गए जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बराबरी कर रहे हैं। दूसरा कि प्रिंट में अब लोगों की रुचि घटने लगी है, अखबार लोग नहीं पढ़ते हैं। आपके घरों में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अखबार आते हैं, तो अखबार आता भी है कि नहीं आता है, लेकिन आप खबरों से अपडेट रहते हैं और यह काम किया डिजिटल मीडिया यानी वेब और यूट्यूब। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वेब और यूट्यूब यानी डिजिटल मीडिया की जिम्मेवारी कितनी बड़ी है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, और उन लोगों के प्रति जिन लोगों को कभी सिखाया जाता था कि भाषा की समझ अगर विकसित करें तो स्टेट्समैन पढ़िए या अखबार पढ़िए, उनको उनका मुकाबला करना है आपको डिजिटल मीडिया का। तो जब इतनी बड़ी चुनौती, इतना बड़ा चैलेंज सामने हो, उस हाल में हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। नैतिक, मैं बार बार इस पर जोर दूंगा, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, खास करके जो लोग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वेब और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी यह है कि वे वैसी चीजें लोगों के सामने रखें, लोगों के सामने परोसें, जिसमें वह स्टेट्समैन का अक्स भी दिखाई दे, जिसके लिए कहा जाता है कि भाषा की शुद्धता और लिखने की जानकारी सीखनी हो तो आप स्टेट्समैन पढ़ें। स्टेट्समैन एक एग्जाम्पल है, और हिंदी अखबारों के बारे में भी यही कहा जाता था कि अखबार पढ़िए, भाषा समझने के लिए, लिखने की शुद्धता के लिए ये दो चीजें जरूर। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि हम लोग जो परोसते हैं, हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग जो पब्लिश करते हैं, हम लोग मतलब वैसे लोग भी हैं जिनमें ये शुद्धियां होती हैं। हो सकता है अपवाद स्वरूप कुछ लोग अच्छे होंगे और उनके यहाँ ये गड़बड़ियां, ये इस तरह की शिकायतें नहीं होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोग जो चीजें परोस रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं बिहार के कम से कम 10 ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। उन ग्रुप से जो खबरें आती हैं उनकी भाषाई शुद्धता देख के मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य नहीं कहें, उसको अफसोस कहें। हम लोगों ने जो सीखा, जो जाना, और जिस क्षेत्र में हम लोगों ने जानने के लिए, सीखने के लिए प्रवेश किया, जिस डिजिटल में, उस डिजिटल की स्थिति क्या है ये बताने की अब जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद पढ़ लीजिए। उन्होंने कहे, कांग्रेस ने कही, इस तरह की जब भाषा आती है तो एक अचानक दिमाग में खटकता है, और इसलिए खटकता है कि हम लोगों ने, खास करके हमारी उम्र के लोगों ने, उस तरह का अ, नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, और आज ऐसी चीजें देखने सुनने को मिल रही। तो भाषाई संस्कार के बारे में मुझे यही कहना है, आप जो भी लिखें, जो भी सुनाएं, बाकी लोगों की छोड़ दें, अपनी ओर से जो चीजें उसमें करनी होती हैं उसकी शुद्धता रखी जाए। पहली बात ये, जो आज का मूल विषय था, उस संदर्भ में मुझे कहना, भाषाई शुद्धता और अनुशासन की जरूरत वहां भी महसूस होती है। आपने सुना होगा 2 दिन पहले एक
पार्टी के विधायक ने जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं उसका उल्लेख संदर्भ में बता सकता हूं, उल्लेख नहीं कर सकता हूं, सुना नहीं सकता हूं। और उसको कैसे निपटना है, उसको कैसे लिखना है, क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, पत्रकारिता के एक पितामह माने जाते हैं विष्णुराव पराडकर। पराडकर जी की एक बड़ी बढ़िया उक्ति है, सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। मैं भी उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ, अनजाने में स्लिप हो सकता है मुझसे भी, क्योंकि मैं भी आदमी ही हूँ। पराडकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपके पास प्रमाण हो भी तो उसका प्रभाव का आकलन करने के बाद ही उसको प्रकाशित कीजिए। अगर बात नहीं समझ में आई हो, मैं और स्पष्ट कर दूं। जैसे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो हमारे पास दस्तावेजी सबूत हो सकता है, हमारे पास रिकॉर्डेड सबूत हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर बुरा होगा, इसलिए हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते, हम उसको नहीं लिख सकते। अति उत्साह में, या जिसको टीआरपी आज की तारीख में टीवी के लिए चलता है, हम व्यूअर्स बढ़ाने के लिए अगर उसी शब्द का इस्तेमाल कर देते, वही शब्द लिख देते, तो विष्णुराव पराडकर ने जो बात कही थी उसका खंडन होता। इसलिए ऐसी चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए। हम जब भी खबरें लिखते हैं, खबरें दिखाते हैं और अपने विश्लेषण की टिप्पणी उसमें करते हैं, विश्लेषण के बिंदु जब जोड़ते हैं, तो उस बिंदुओं को जोड़ने के पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, मंत्री का पद एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनाया गया पद है, और उस पद पर बैठाने का बुनियादी जो स्रोत है वह जनता है, जो वोट देती है, जो चुनती है, और उसके बाद इस पद पर लोग बैठते हैं। ऐसे पद पर बैठने वालों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन शब्दों को अति उत्साह में हमको नहीं उछालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर नीतीश कुमार को कोई पागल, अचेत कहता है, तो हमारे विश्लेषण के बिंदु में वह भाव नहीं जो इस तरह की बात कर रहा है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सिर्फ प्रसंग बताते चलूंगा। ये भाषाई संस्कार है। भाषाई संस्कार की कोई अलग से परिभाषा नहीं होती है कि सिर्फ भाषा तक, भाषा के अंदर वो कंटेंट के बिंदु भी आते हैं जो आप विश्लेषण के तौर पर करते हैं। इन दो चीजों के बाद अब कुछ अलग चीजों पर हम लोग बात कर लें। मैं आप लोगों के साथ ही रहा हूं, आप लोगों के बीच का आदमी हूं, इसलिए कोई औपचारिकता नहीं है बात करने में। ठीक है, बातचीत हम लोगों की बंद रही है, लंबे समय से बंद रही है, और कई ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो नाराजगी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, आज विशुद्ध पत्रकार के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। आप सुने ना सुने, समझे ना समझे, लेकिन ये अरण्य निरोधन नहीं है, ये जंगल में चिल्लाने की आवाज नहीं है। यह अब तक के हासिल ज्ञान और अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को जो चीजें कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, वही बता रहा हूँ। आपको ये पता है कि मैं अपने पोर्टल सार्थकसमय.com जो है, अ, उसके लिए जो काम करता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं News18 और NavarTimes.com के लिए काम करता हूँ। जब मैं कोई कॉपी लिखता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं महामानव हूँ और इस तरह का आदमी हूँ कि मुझसे गलतियां नहीं होंगी, मुझसे चूक नहीं होगी, मुझसे भूल नहीं होगी, लेकिन जब मैं कुछ भी लिखता हूँ, एक बार मैं उसको पढ़ता हूँ, और इसलिए पढ़ता हूँ कि आज अंतर्मुखी समाज हो गया है। आज वह दूसरे किसी से पूछता नहीं है, उसको शर्म आती है
आप लोगों को भी शर्म आती होगी, कोई जानकारी नहीं है तो आप पूछें। हम लोगों की पीढ़ी में ये पूछने की परंपरा रही है, लेकिन जिनसे पूछते थे हम लोग, अब उसमें से बहुत सारे लोग उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, खास करके गूगल ने, ऐसी सुविधाएं विकसित कर दी हैं कि आप जो कुछ भी लिखते हैं उसके बारे में आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। जीपीटी, एआई का जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है, उस पर क्रॉस चेक कर लें। कई ऐसे माध्यम है जहां से आप क्रॉस चेक करके, पहले दो ही चीजें होती थी, या तो आप किसी से पूछिए, उसने गलत बताया सही बताया उस पर विश्वास कीजिए। हालांकि उसका भी एक पैमाना था कि 5 लोग अगर बैठे हुए हैं तो पांचों लोगों से एक ही सवाल पूछिए, 5 में बहुमत जिसकी ओर हो उसको आप सही माने। अंतर्मुखी लोगों के लिए, जिसमें मैं भी अपने को कभी मानता था, शब्दकोश सामने होता था। संदर्भ की जानकारी लेनी हो तो एक्सपर्ट होते थे। एक्सपर्ट, हर पत्रकार कोशिश करता था कि हमारे करीब कोई ना कोई बड़ा नाम हो, बड़ा आदमी हो, जिससे राय और सलाह या कोई कठिन स्थिति में पूछताछ की जा सके। जैसे मैं, एक नाम मुझे याद आता है कि जब भी मैं कलकत्ता में रहा और मुझे कोई इस तरह की भाषाई या वैज्ञानिक समस्या आई, तो एक पद्मश्री होते थे कृष्ण बिहारी मिश्र, अब नहीं रहे। उनको मैं चाचा जी, गुरुजी भी कहता हूँ। मैं उनको सीधे फोन करता था, उनसे सुनता था। और एक बार तो मैंने अपनी टिप्पणी पढ़ के उनको सुनाई और उन्होंने उधर से पहली ही लाइन में कहा कि इसको डस्टबिन में डालिए, मैं बोलता हूँ आप नोट कीजिए। और मैंने उनकी वह टिप्पणी नोट की और फिर वो चला। तो ये सारे प्रयास इसलिए होते हैं कि हम जो कुछ भी परोस रहे हैं विश्वसनीय हो, भाषाई शुद्धता हो, भाषा का एक संस्कार हो। आपको याद होगा कि दो चीजों का प्रयोग करने के पहले हम लोग कई बार सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश हैं कि जब भी कहीं दंगे हों तो आप सीधे दंगा न लिखें, दो समुदायों का संघर्ष लिख सकते हैं। अगर किसी महिला के साथ कोई गलत काम होता है तो आप दुष्कर्म लिखिए, आप उसको बलात्कार या रेप नहीं लिख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यह ठीक ठीक उसी तरह है। सच्चाई, बात दोनों एक ही है। रेप और दुष्कर्म का अर्थ सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए अनुशासन बनाएगा कि सीधे सीधे, जैसे आप किसी एक नहीं देख पाने वाले आदमी को क्या कहेंगे, अंधा कहेंगे। अगर उसको जाके कहें कि ए अंधा, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या, इधर से जाओ, इधर कुआं है, उसको अगर कहें अरे बेचारा दृष्टिहीन है, उस रास्ता भूल गया है, जाके कहे सूरदास आप बाएं से जाइए, दाएं मत जाइए। ये दृष्टिहीन और सूरदास का शब्द उस आदमी को नहीं अखरेगा, लेकिन आप उसको अंधा कर दें कि आप अंधे हैं क्या, बाएं क्यों जा रहे हैं, दाएं क्यों जा रहे हैं, तो उसको बुरा लगेगा। यही भाषाई संस्कार है मित्रों। इसी पर मेरा सारा जोर था कि हम जो कुछ भी कहें संयमित, शालीन, शुद्ध और तथ्यपरक ढंग से लोगों के पास सामने परोसें। ये भाषाई शुद्धता की श्रेणी में सारी चीजें आती हैं। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आप और कुछ को वो बताना चाहें, क्योंकि मैं तो रोज रोज देख देख के ऊब जाता हूँ और कई बार इग्नोर भी करता हूँ, लेकिन काम की चीजें सुनता भी। एक अपने मित्रों में से हैं रविशंकर अमित। मैं उनके सारी खबरों को देखता हूँ, उनके यूट्यूब पर नहीं जाता हूँ लेकिन उनकी खबरें पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ, हालांकि ये पार्शियलिटी होगी कि किसी एक का मैंने जिक्र किया, बाकी उससे भी बेहतर होंगे, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे ग्रुप में आते हैं जुड़े हुए, उनसे नजदीकी का रिश्ता है, इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ। अपनी ओर से ये पूरी कोशिश होनी चाहिए
फिर से मैं आग्रह करूंगा और सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी रख रहे हैं, पहले हम मीडिया मैन हैं। मीडिया मैन यानी पहले हम पत्रकार हैं, बाद में हम किसी दल के समर्थक हो सकते हैं, उसकी विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा, कि प्रभावित होने के बाद ही हमारी शब्दावली बदलती है। इसलिए पत्रकार को प्रभाव से बचे रहने की सलाह दी जाती है कि आप पत्रकार रहें। दो तीन नाम मैं गिना देता हूँ। राम बहादुर राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राम बहादुर राय वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी वो इंदिरा गांधी क्या संस्थान है दिल्ली में, किसी को याद हो तो आप जोड़ दीजिएगा, वो उसके प्रमुख हैं। राम बहादुर राय जी के बारे में मुझे जो पता है और जितनी मेरी समझ है, वो घोर संघी आदमी है। संघी यानी आरएसएस का आदमी है, भाजपाई आदमी है। लेकिन जब तक सत्ता में वो रहे और उनके रिपोर्ट्स उनकी जो आई, उन रिपोर्ट्स में कहीं भी न भाजपा की झलक मिली और न कांग्रेस विरोध की झलक मिली। व्हाट इज व्हाट, जो सच्चाई थी उसको उन्होंने सामने रखा, लेकिन पराड़कर जी के मानदंडों का ख्याल रखते हुए कि प्रमाण रहते हुए भी उसके प्रभाव का आकलन किए बगैर आप उसे पब्लिश न करें। सही जानकारी आपके पास है, लेकिन समाज पर उसका बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हम उसे सामने नहीं रखेंगे, न शब्दों से, न प्रकाशन से, न वाणी से, न आचरण से। ये एक पत्रकार का धर्म होना चाहिए, और पत्रकार का धर्म जितना अनुकरणीय डिजिटल के लिए है, उतना ही अनुकरणीय प्रिंट के लिए है, उतना ही अनुकरणीय इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। यह जो अवसर मिला है मित्रों, हम लोगों को बहुत बड़ा अवसर है। आज डिजिटल ने यह सुविधा मुहैया करा दी कि सिटीजन जर्नलिस्ट, हर आदमी पत्रकार बन सकता है। आप देखते होंगे कि कोई लाइव दिखा रहा है, किसी घटना का लाइव दिखा रहा है, किसी कार्यक्रम का लाइव दिखा रहा है, यूट्यूब पर दिखा रहा है, फेसबुक पर दिखा रहा है, और हम लोग अपने खबरों में भी इसको घुमा फिरा के ले आते हैं। तो इतनी आसानी हो गई है, और इस आसान सी सुविधा को हम नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए संकट मोल ले रहे हैं। पिछले दो, आप पीआईबी या एमआईबी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो विंग है, उसकी प्रेस विज्ञप्तियां उठा के देख लें। कितने यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए। पोर्टल्स पर ये संकट इसलिए नहीं है कि इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी समझ है, लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि यह स्पीच टू नोट की जो सुविधा मोबाइल में उपलब्ध है, उसमें हम जो बोलते हैं वो हमारे उच्चारण पर निर्भर करता है कि हम उच्चारण अगर ठीक कर रहे हैं, थोड़ी सी लटपट हुई उच्चारण में अर्थ का अनर्थ कर देता है वो, और हम आंख मूंद के उसी में सिर्फ फुल स्टॉप और कोमा और लगा के हम सीधे अपलोड कर देते हैं। इससे बचने के लिए, और इसलिए हम करते हैं कि हम सबसे आगे रहें। आगे आप रह सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं, 2 4 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं, लेकिन जब भाषाई शुद्धता और विश्वसनीयता की बात आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप किनारे हो जाएंगे। और जो बेहतर कर रहे होंगे, देर से ही जिन्होंने दिया होगा, अगर उन्होंने सही किया, वो विश्वसनीय माने जाएंगे और उनकी पूछ बढ़ जाएगी, उनके पसंद करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देके बताना चाहूंगा, हालांकि वो प्रिंट का एग्जाम्पल है, लेकिन आपके जानने के लिए टीआरपी की होड़ क्या होती है।
संभवतः 1900, हाँ 1992 की बात, संभवतः नहीं, 1992 की बात है। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, हिंसा हुई, पुलिस फायरिंग हुई, कुछ लोग मारे गए। दो अखबारों ने उस खबर की कवरेज की, और दोनों मैं रांची के संदर्भ में बता रहा हूँ। उसमें एक था आज और एक था प्रभात खबर। बुरा मत मानिएगा, इसमें यहाँ मैं किसी की आलोचना और बुराई के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, प्रसंग बस इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। आज की जो पहली हेडिंग थी, और वो भी मुझे याद है कि वो छठ के खरना का दिन था, जिस दिन ये बाबरी विध्वंस की खबर आई और सारे मीडिया में छपी। आज ने छापा कि 400 से ज्यादा कार सेवक मारे गए, बैनर हेडिंग थी जो अखबार के 8 कॉलम में छपती है। प्रभात खबर में ये छपा कि कार सेवकों पर फायरिंग, 4 या 6 के मरने की बात थी। अगले दिन प्रभात खबर का अखबार मार्केट से लौट आया, जिसको डंप कहते हैं, वो डंप हो गया, और आज जो है न सिर्फ बिका बल्कि उसकी जेरॉक्स कॉपी भी बिक गई। अगले दिन मैनेजमेंट ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई, और प्रसंगवश ये भी बता दें कि उस समय आज जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, और दूसरे संदर्भ में कहें तो जेडीयू के जो राज्यसभा सदस्य हैं हरिवंश, वो प्रभात खबर के संपादक। उन्होंने एक ही चीज कही थी, जो मैं उस बात को गांठ बांध के अब तक चल रहा हूं, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जब तक सक्रिय पत्रकारिता तो नहीं, फ्रीलांस की जो पत्रकारिता मेरी हो रही है, उसमें मैं उसका पालन करूं। उन्होंने एक ही चीज कहा कि अगर अफवाहों पर चलना, मैनेजमेंट के सामने ये स्पष्ट दलील थी उनकी कि अफवाहों पर अखबार को चलाना है, तो आप कहिए। मैं वो उसने 400 लिखा है, मैं कल से 600 संख्या लिख दूंगा, लेकिन विश्वसनीयता की जहां तक बात है, वो 4 या 6 जो मारे गए हैं वही सही है। और तुरंत उन्होंने, आपको याद होगा मार्क टूली एक हुआ करते थे बीबीसी के संवाददाता, वो कवरेज के लिए वहां गए हुए थे। उन्होंने लैंडलाइन से मार्क टूली को फोन लगाया, और संजोग से मार्क टूली अवेलेबल हो गए, और उन्होंने जो कहा, उन्होंने सीधे पूछा कि कितने लोग मारे गए थे कार सेवक, तो उन्होंने वही 4 या 6 की संख्या बताई। मैं भी एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ। मैनेजमेंट के लोगों के होश उड़ गए। 5-7 मिनट सन्नाटे के बाद जो एमडी थे उस समय, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पूरी छूट है, जो सच है वही लिखिए। ठीक है, इसका तात्कालिक नुकसान होगा, लेकिन भविष्य में इसका बड़ा फायदा होगा। और जिस समय रांची में प्रभात खबर के साथ ये बात हो रही थी, उस समय रांची एक्सप्रेस नंबर 1 पर था, और आज दूसरे नंबर पर था। हिंदुस्तान जागरण, भास्कर ये नहीं आए थे। प्रभात खबर तीसरे नंबर पर था। प्रभात खबर आज की तारीख में झारखंड का अनबीटेबल नंबर 1 है। शायद उसी विश्वसनीयता की वजह से है। और भाषाई समझ की बात मैं अगर करूं, एक एग्जाम्पल काफी होगा, जो आप समझ लेंगे, सुन लेंगे तो आश्चर्य भी करेंगे, और जानने के लिए ये चीज है। शायद इसके बाद ये बताने वाला भी कोई ना हो। हरिवंश सिंह जब भी कुछ लिखते थे, उनके नजदीक का जो सीनियर मोस्ट आदमी होता था, उसको अपनी लिखी हुई चीज को एक बार देते थे, कहते थे एक बार पढ़ लीजिएगा। एक घटना मेरे साथ भी ये हुई। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, हाथ से ही लिखी, और अपने पीए से टाइप करवा लिया। उसमें किसी का नाम नहीं था। वो रिपोर्ट मेरे पास, उन्होंने कहा कि एक बार जरा देख लेना और मुझे बताना। वो निकल रहे थे घर। मैंने समझा कि वो किसी रिपोर्टर की रिपोर्ट है। मैंने ब्रूटली, जिसको कहा जाता है, निर्ममता पूर्वक मैंने उसको संपादित किया, और संपादित करने के बाद उनका फोन आया, तो मैंने बताया कि हाँ मैंने कर दिया। कहा कि पढ़ के सुनो। मुझे नहीं पता था कि ये उनकी रिपोर्ट है, और उसकी दूसरी कॉपी
ओरिजिनल कॉपी वो घर लेके गए। मैं पढ़ता गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ये लाइन थी। मैंने कहा कि हाँ, ये बेवजह मुझे लगता था कि हम हार्ड हिटिंग में हैं, हमको किसी से दुश्मनी क्यों बोल लेना चाहिए, हमको अपनी बात करनी है, हम बात इस ढंग से भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। इस तरह से 3-4 ऐसे पॉइंट्स है जहां उनकी बात मैंने काट दी थी, और सभ्य और सौम्य भाषा में मैंने उस बात को लिखा। ऐसा नहीं था कि मैंने उस बात को गलत काट दिया, उनकी भाषा को सुधार के संयमित भाषा में मैंने उसको करेक्ट कर दिया था। अंत में जब उन्होंने कहा कि इसे दर्शक के नाम से लगा देना, तब मुझे समझ में आया कि दर्शक के नाम से अक्सर वो लिखते थे। ये भी रहस्य उद्घाटन मैं प्रसंगवश आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि दर्शक के नाम से, अजय कुमार के नाम से प्रभात खबर में रहते कई रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी। उसमें चारा घोटाले की भी रिपोर्ट्स बहुत सारी थी जो अजय कुमार के नाम से लिखी गई। तो यह प्रसंग सुनाने के पीछे का मेरा मकसद ये था कि हमसे, जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली, जिस गुरु से मैंने सीखा, उस गुरु का एक ये था कि हमने जो लिखा वो कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, उसमें भूल चूक हो सकती है जो उसकी नजर से न गुजरे, क्योंकि मानव है, मानव से भूल चूक और गलतियां होती हैं। गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं, और ये गलती कैसे होती है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक खबर मैंने लिखी दीवान के बारे में। दीवान के बारे में खबर लिखी, आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर आवाज। अच्छा, हम फोटो नहीं देखते हैं इसलिए मेरा मन घबरा जाता है, पता नहीं क्या हो गया, हम ही से कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैंने खबर लिखी सिवान के बारे में, ओसामा के बारे में, साबुद्दीन के जो बेटे हैं, जो भी आरजेडी के हिस्सा बन गए। मैंने लिखा कि ओसामा क्या करेंगे, हेडिंग तक तो ठीक थी, लेकिन जुबान पर चीज जो चढ़ी हुई थी ओसामा बिन लादेन। आगे पूरी बॉडी में, खबर की बॉडी में मैंने ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन मैंने लिखी। ये खबर पब्लिश भी हो गई। आश्चर्य ये कि जो डेस्क पर बैठा हुआ आदमी होगा उसका भी ध्यान इस पर नहीं गया, उसने खबर उठाई और चला। किसी पाठक ने मुझे कहीं से फोन किया, शायद लखनऊ से वो फोन था, कि सर ओसामा बिन लादेन तो मारा गया। वो कि हाँ, ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, तो आप लिखे हुए हैं कि ओसामा बिन लादेन आरजेडी ज्वाइन करने वाला है। तब मैंने खबर खोल के पढ़ी तो देखा कि वाकई हमसे ऊपर हेडिंग में तो ओसामा तक था, लेकिन बॉडी में मैंने ओसामा बिन लादेन। इसीलिए क्रॉस चेक की परंपरा जो रही है मीडिया में, कि आप जो लिखते हैं या तो खुद आप एक बार पढ़ जाएं। वो गलती हमसे हुई थी कि मैं गांव में था और किसी ने खबर मांगी और मैंने हड़बड़ी में वो खबर लिखी थी, फर्स्ट हैंड खबर फाइल कर दी। उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ अपनी लिखी खबर, अगर सामने कोई नहीं है जो पढ़ के उसको करेक्ट कर सके, क्योंकि डिजिटल में ये थोड़ी दिक्कत है, तो मैं अपनी ही खबर दोबारा पढ़ता हूँ। इसलिए आप सभी मित्रों से आग्रह है कि जब भी आप खबर लिखते हैं तो आप उसको एक बार दोबारा जरूर पढ़ लें। अगर ऐसा कर लेंगे तो 90% मेरा पक्का भरोसा है कि 90% आप एरर से फ्री हो जाएंगे। जिस भाषाई की बात हम कर रहे हैं, खास करके भाषा में लिंग और ने के प्रयोग की गलतियां धड़ल्ले से हो रही हैं। अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे, और नई पीढ़ी चूंकि डिजिटल मीडिया पर डिपेंडेंट है, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और बाकी चीजों से भाग रही है, तो हमारे ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी है कि हम नई पीढ़ी को भाषा का संस्कार दें और अपनी ओर से कोई गलत चीज उसके सामने न रखें जो जिसे वो आदर्श मान के अपनाए। तो मेरी बातचीत का कुल लबो-लुभाव यही था जो हमने अपनी ओर से बता दी। आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, चूंकि ये जिम मीटिंग है, तो आप अपनी ओर से बता सकते हैं, क्योंकि अगर फेसबुक लाइव होता तो मैं उस पर जवाब उसका दे देता, आज नहीं तो कल दे देता।
आमने सामने हम लोग हैं, तो आपके मन में कोई बात हो तो एक बार जिज्ञासा हो, मतलब वो नहीं कि हम कर रहे हैं उसका खंडन करने के लिए, खंडन मंडन या मन में कोई भी भाव हो इस विषय से इतर भी, तो आप एक बार पूछ सकते हैं जी। या मुझे ये लगता है कि और जो इस डिजिटल पत्रकार हैं, खास तौर पे उनके साथ ये समस्या है कि उनके पास समय का भी अभाव है। वो ज्यादा से ज्यादा खबरें लिखने के लिए उन्हें दबाव होता है उनके ऊपर। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जो नई पीढ़ी के पत्रकार जो भी हों, जिस भी फॉर्मेट में काम करें, डिजिटल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे ये लगता है कि उनके साथ उनकी भाषाई, जो आपने आज संस्कार की बात की, उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर वो प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो उतना ही महत्वपूर्ण है। जो कि मुझे भी याद है, आप अभी जो चर्चा कर रहे थे कि जब हम लोग अपने समय में जर्नलिज्म हम लोगों ने शुरू किए, तो हम लोग को जनसत्ता अखबार पढ़ने के लिए गार्जियन कहा करते थे कि जनसत्ता पढ़ो, हिंदी अच्छी होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये कमी कहीं ना कहीं अभी नए पत्रकारों के साथ है। तो उन्हें कौन सा ऐसा अखबार पढ़ना चाहिए जो भाषाई रूप से, मुझे लगता है कि उन्हें, उनके लिए फायदा करेगा। जी भाई। कौशल आनंद जी, मेरी समझ से आज की तारीख में जो बीमारी डिजिटल में है वही बीमारी लगभग अखबारों में भी आ गई। एक तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का जो कंसेप्ट इस कंप्यूटर युग में आया, कोई कहीं नहीं जाता है, सारी जगहों से प्रेस रिलीज आती है और प्रेस रिलीज को आंख बंद करके कॉपी और पेस्ट करने की परंपरा रही। बड़े संस्थानों, प्रतिष्ठानों या व्यक्ति की ओर से आने वाली प्रेस रिलीज तो लगभग दुरुस्त होती है, लेकिन जो छोटे नेताओं या छोटे स्तर के, हालांकि छोटा कहना बड़ा कहना हम लोगों का सर्टिफिकेट देना कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी ओर से जो प्रेस रिलीज आती है उसको भी हम आंख मूंद के लगाते हैं, हम न पढ़ें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि जिस भाई वीरेंद्र ने जिस शब्द का प्रयोग किया और संजोग से उनको पता नहीं कि वो चीजें लाइव चल रही थी, उसमें ये भी कह रहे हैं कि इसको हटा देना, ये मुझे करता है। तो हम क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या देंगे, इस पर कंट्रोल हमको अपने विवेक से लेना होगा। और जहां तक भाषा की समझ की बात है, मैं एक सजेशन मैं पहले से भी देता रहा हूं, आज भी मैं दूंगा कि आप पढ़िए, सीखिए, जिसकी परंपरा खत्म होती जा रही है। आज भी मैं एक रिपोर्ट लिखने के लिए कम से कम 10 रिपोर्ट को पढ़ता हूँ और 10 जगह जाकर रिसर्च करता हूँ, उसमें से अलग अलग चीजें चुन चुन के ला करके फिर एक रिपोर्ट बनती है। आप बेहतर समझते हैं इसको, बाकी साथी शायद कम समझें, लेकिन उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी परोसना चाहते हैं, वो भाषा का मतलब भाषा ही नहीं था, उसमें कंटेंट की भी बात थी कि हम जो भी परोस रहे हैं उसमें हर चीज की शुद्धता बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे और वो ऑथेंटिक चीजें हों। इसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिएगा उठा के कि जो बड़े मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात मैं करूं, जो राष्ट्रीय स्तर के, जो टॉप 10 या टॉप 20 में शुमार किए जा रहे हैं देश के मीडिया हाउसेस, उनके यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं होती है कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया। वो एक ब्रेकिंग खबर वो चला देंगे, लेकिन नीतीश जी के इस्तीफा देने से जो हम लोग विश्लेषण करते हैं कि ये होगा, वो होगा या ऐसे हो जाएगा, वो विश्लेषण करने के पहले उनके पास पूरी रिसर्च होती है, पूरी भाषा की समझ के साथ, और बेहतर कॉपी बनती है। और इसीलिए वो टॉप 10 या टॉप 20 बने हुए हैं, हम उस श्रेणी में नहीं जा पा रहे हैं। हम हड़बड़ी, हम टीवी की देखा देखी कर रहे हैं कि हम फर्स्ट कैसे पहुंच जाए। फर्स्ट पहुंचने से बेहतर है कि हम बेहतर कैसे पहुंच जाएं, ये कोशिश करनी चाहिए। वैल्यू एडिशन करके कैसे पहुंच जाएं, हम नई चीजें जोड़ के कैसे चले जाएं, दे सकें लोगों को, इस पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए बनस्पत की हम ब्रेकिंग के चक्कर में। ब्रेकिंग तो आप 2 लाइन चला सकते हैं, अब ब्रेकिंग के लिए किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब कॉपी फाइल करते हैं, जब खबर फाइल करते हैं, तो वो खबर, अब समझ लीजिए कोई हार्ड न्यूज है तो वो सब लोगों के पास है। आप अगर उसमें पहचान बनाना चाहते हैं तो आपकी वही वही कौशल काम करेगा कि आप भाषाई तौर पर, कंटेंट के लेवल पर या वैल्यू एडिशन के लेवल पर कितना काम करते हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। और इसमें यही वजह है कि बड़े
जो बड़े, क्या बड़े जो बन गए हैं, हम ही लोगों से निकल के कोई बड़ा बन गया होगा, वो लोग बड़े बन सकते हैं। जी। और कोई साथी? कोई और सवाल हो तो लीजिए आप लोग। अरे ऐसे भी बतियाइए ना मर्दे, किसी और का सवाल है? इतने साथी हैं। किसी और का कोई सवाल है? और नहीं है तो मैं फलाना का के सामने आइए, क्योंकि हमारे भैया वेटिंग मेरे चल रहा है। मेरे सवाल में एक सवाल और नहीं था कि आज कोई ऐसा पेपर जिसे पढ़ने के लिए आप हमारे जो आज लोग हैं हाँ शामिल हैं सॉरी, संवाद में, उन लोगों को आनंद कहें। आनंद जी, मैं भूल गया, मैं वो बताते बताते भूल गया दूसरी बातों में। मैं, मेरा एक ही सजेशन है कि भाषाई समझ अगर किसी को बढ़ानी है तो उसे प्रेमचंद की किताबें पढ़नी चाहिए। हर रिपोर्टर को प्रेमचंद की किताब पढ़नी चाहिए, उससे उसकी भाषा तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि प्रेमचंद की किताब में न जब शंकर प्रसाद की तरह तत्सम शब्द हैं, उनकी किताब में देशज शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, डॉक्टर भी है, बिरादर भी है, कमीज भी है, जो पुर्तगीज का शब्द है, ये तमाम तरह के शब्द हैं। और इस तरह के जब शब्द आते हैं, इसकी अलग एक पाठशाला यह हो सकती है कि जब भी आप प्रेमचंद की किताब कोई भी लेके पढ़ें, किताब इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी ज्यादातर कहानी और उपन्यास ही है, और ये रोचक भी हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सशरी तौर पर कहानी पढ़ जाए, आप उसके 2-3 पन्ने पढ़ें, आप देखें कि उसमें से कौन से नए शब्द आपको मिल रहे हैं जो आप अब तक आपने अपने लेखन में उसका प्रयोग नहीं किया है, और किस तरह से उसका किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से बताने वाला नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी वोकेबुलरी भी बढ़ेगी, आपके शब्दों के प्रयोग की क्षमता भी बढ़ेगी, और नए शब्द आपकी शब्दकोश में, वोकेबुलरी में जुड़ते जाएंगे। दूसरा कि अंग्रेजी के अखबारों में हिंदू को विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन मैं आज फिर अफसोस के साथ कहता हूँ कि क्या बोलें, राम मिलाई जोड़ी एक आनर एक कोढ़ी हम लोगों से, डिजिटल मीडिया से कहीं कमतर नहीं कहेंगे कि गड़बड़ियों में प्रिंट के लोग भी हैं। प्रिंट के लोग ऐसी ऐसी भयंकर गलतियां करते हैं, उनके पास 24 घंटे का टाइम होता है, डिजिटल में कम समय होता है। तब हम अपने को एरर फ्री करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से मेरे जैसा आदमी जिसका पूरा जीवन प्रिंट में गुजरा हो, वह अगर प्रिंट की आलोचना के लिए आज उपलब्ध है, तो डिजिटल मीडिया उसका विकल्प बन सकता है कि हम बेहतर करके कैसे उसके सामने खड़े हो जाएं। जी आनंद जी। जी मुझे अब अपने साथियों को एक चीज हम बताना चाहेंगे। भैया की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि हमारे एक साथी अभी हुआ करते हैं, वो टाइम्स ग्रुप में भी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हम लोग साथ में ईटीवी में कभी थे। और उनकी जो लेखनी है, इंडिया न्यूज में भी थे, इससे पहले इंडिया टीवी में भी रहे। और जैसा कि भैया ने बताया, प्रेमचंद की किताबें, उनके पास प्रेमचंद की किताबें ही रहती थी। और टेलीविजन में आज उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत, अपने संघर्ष की बदौलत एक बड़ा मकाम हासिल किया है। और मुझे याद है कि उनको देखते देखते मुझे भी प्रेमचंद की किताबें पढ़ने की आदत है। और मेरे अभी भी जो पिछले पुस्तक मेला में हमने 5-7 किताबें फिर से प्रेमचंद की खरीद करके अपने घर में रखी। बहुत ही बेहतरीन भैया ने ये बात बताई है। तमाम हमारे जो लोग हैं उन्हें ये फायदा करेगा कि टेलीविजन के लिए और डिजिटल के लिए प्रेमचंद की किताबों में सचमुच में जो भाषाई संस्कार है उसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। एक दूसरा उदाहरण भी संजोगवश कल की ही बात है। मनोज गैरोला जी जो है न्यूज नेशन के आए थे, ग्रुप एडिटर थे। उससे पहले वो इकोनॉमिक टाइम्स में थे। तो वो कहते थे कि जब हम लोग की बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि आनंद जी, जब हम इकोनॉमिक टाइम्स में थे तो हम कोई एक आर्टिकल सरकार के खिलाफ हमने लिखी। इसे बजट पेश हुआ था, उस बजट पर हमने। और उसके बाद वो हुआ क्या कि हमारे जो वहाँ के जो हमारे मालिक थे उनको उन्होंने बुलाया। बोला कि जानते हो कि तुम जिसके बारे में लिख रहे हो, रामविलास पासवान जी से संबंधित थी वो खबर, मुझे याद आ रहा है कल जो उन्होंने कहा। तो रामविलास पासवान जी से जुड़ी खबर थी। रामविलास जी ने उनको फोन किया उनके मालिक को, और उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, ये खबर छपी है हमारे बारे में, उनको हमसे पूछ लेना चाहिए, बात करनी चाहिए थी ये वो। तो उनको मालिक ने पूछा होगा कि ये खबर कैसे लगी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि सर, वो बोला कि पता है तुम्हें इकोनॉमिक टाइम्स कितने लोग पढ़ते हैं वहाँ बिहार में, पटना में?
तो बोले कि सो पढ़ते होंगे 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार कॉपी होगी उन्हें जैसा लगा। बोला ओनली 14 लोग पढ़ते हैं, 14 लोग। तो बड़ा वो कल कह रहे थे कि तो होता क्या है कि ये अखबार बेसिकली ये ऐसे अखबार होते हैं जो ज्ञान के लिए और पढ़ने लिखने के लिए ये अखबार है, और इस अखबार को देख के बाकी जो अखबार होते हैं वो उसकी कॉपी करते हैं। मतलब ये कहने का है कि बिल्कुल। अगर आप व्यस्त होंगे तो आपको देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, आमतौर पे आप देखते हैं कि संवाद होता है तो उसमें लोग कम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। तो गंभीर विषयों पे हमेशा जो होते हैं संख्या उसके पढ़ने वालों की कम होती है, लेकिन उसका फायदा आप अपने फायदे के रूप में उसे ले जा सकते हैं। तो दोनों बातों से भी, भैया की बातों से मुझे दोनों उदाहरण संयोग बस याद आ गया, और मैं समझ पाया कि वाकई में इसका कितना महत्व है। हिंदू अखबार भी है, हिंदू की बहुत ही कम सर्कुलेशन है पटना में, हम लोगों को भी जानकारी है, हिंदू बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन जो उसकी जो इंग्लिश अखबार में उसका जो नंबर है, या इंग्लिश अखबार में जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। सब लोग पढ़ते हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी में सारे जो बड़े टॉप के लोग हैं, क्लास के लोग हैं, वो वही पढ़ते हैं। जी भैया। आनंद आनंद जी, प्रसंगवश हम बता दें कि ये बात संभवतः 1997 से 2000 के बीच की बात होगी। छपरा में एक एजेंट हुआ करते थे अखबार के, मोहन। मोहन के यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि आपके यहाँ कौन कौन अखबार कितना आता है। तो उन्होंने उसमें जो मुझे बताया था कि छपरा, अकेले छपरा में 70 कॉपी हिंदू की जाती थी। अब अंदाज कीजिए कि बिहार की बात कितनी होगी। तो मैंने पूछा कि कौन पढ़ता है हिंदू यहाँ, मैंने भोजपुरिया इलाके में हिंदी अंग्रेजी अखबार कौन पढ़ता है। तो उन्होंने बताया, जो तो आश्चर्य हुआ कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह जिनको हम लोग कहते हैं, वो पढ़ते हैं। यानी एसपी, डीएम से लेके एसडीओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो पढ़ते हैं। और दूसरा कि स्टूडेंट्स जिसको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, नौकरियों की तैयारी करनी होती है, ये दो बड़े पाठक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि 70 अखबार हमारे यहाँ आता है। तो अगर उसमें ठीक है, हम 38 जिले हैं, तो 70 के हिसाब से एवरेज निकालें, हम 30 का अखबार निकालें, तो सैकड़ों में वो कॉपी हिंदू की आती थी। और आज भी मैं मानता हूँ कि बाकी अखबारों में हिंदू ने अपनी गरिमा बरकरार रखी है काफी हद तक। हालांकि उसके पढ़ने के कई कारण होते हैं। एक तो लोग चीजों को समझते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल बताते हैं कि हम लोग जिन चीजों को भूल जाते हैं। एक बार पटना में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एक सर्वे हो रहा। एक कमरे में हम लोग बंद होकर सुन रहे थे और दूसरे कमरे में इंटरव्यू चल रहा था। तो युवाओं की जो टीम आई, तो हिंदू के बारे में उसने कहा और अखबार, बाकी अखबारों के बारे में कहा। उसी साल शायद अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी, इसलिए वो साल याद कर लीजिएगा। तो युवाओं की वो टीम थी, 15-20 लड़के बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया कि आप कौन अखबार क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो उनका कहना था कि हिंदी अखबार हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग अ, हिंदू पढ़ते हैं। हिंदू क्यों पढ़ते हैं? तो उसमें एक का तर्क था जो ज्यादातर लोगों ने उस पर हामी भरी। उसने कहा कि नासा की कोई खबर होगी तो हिंदी अखबारों में देश विदेश के पन्ने पर कहीं संक्षेप के कॉलम में छोटी सी 4 लाइन की लगी होगी, लेकिन हिंदू में वो विस्तारित ढंग से वो खबर होगी, और पूरी समझ उस खबर से मिल जाती है कि नासा का वो घटनाक्रम क्या है, कैसे हुआ, क्या था। तो इस तरह से क्यों कोई किसी को पसंद बनाता है कि ये हमारा फेवरेट है। आज हम लोग भी अपने को फेवरेट बना सकते हैं। सिर्फ 2-3 चीजें, हम छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। कि आपके पास प्रोफेशनल टीम नहीं है, आप खुद करना चाहते हैं, लेकिन अपनी लिखी हुई खबर या किसी की लिखी हुई खबर एक बार क्रॉस चेक हो जाए। आप पढ़ लें खुद ही अपनी खबर, दूसरे की खबर है तो आप पढ़ लें, आपकी खबर है तो दूसरा पढ़ ले। इस तरह से क्रॉस चेक होके 2 मिनट का टाइम लगता है आपके। यहाँ तक कि डिजिटल में तो एक और छूट है कि आपने अपलोड कर दिया, फर्स्ट हैंड कॉपी अपलोड भी कर दी, तो बाद में उस खबर को पढ़ के अपडेट कर सकते हैं, ताकि कोई एरर न रह जाए। और 5 साल बाद, 6 साल बाद, आज हम लोग जब रेफरेंस के लिए चीजें खोजते हैं तो 10-10 साल, 20-20 साल पुराने आर्काइव में जाके चीजों को खोज रहे हैं। तो हमारी चीजें अगर आर्काइव में जाए तो 10-20 साल पहले कोई पढ़े, बाद पढ़े,
तो उसको लगे कि बड़ा विश्वसनीय ढंग से चीजें दी गई हैं, इसलिए ये संजो के रखने वाली है या यहाँ से ये भरोसे का आदमी है। हम लोग भी जब खोलते हैं तो सबके वेबसाइट की चीजें कंटेंट नहीं लेते हैं, हम विकिपीडिया में भी जाते हैं, हम ओरिजिन जहाँ से वेबसाइट पर वो चीजें आई हैं विकिपीडिया ने ली हैं उस मूल सोर्स पर जाते हैं, वहां से भी एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाते। तो मुझे इसमें जितना मुझे डीपली जाएंगे, ठीक है, जिसके पास जितना समय होगा वो करते रहे। और मैंने कहा कि डिजिटल में ये सुविधा है, इसका लाभ उठाना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप कहेंगे कि टाइम की कमी है, आप अपलोड कर दीजिए, लेकिन 2 मिनट बाद उसको एक बार क्रॉस चेक करके उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी हो तो उसको सुधार सकते हैं। जी हाँ जी। मुझे भैया मुझे याद लगता है कि एक अब और वाकया है कि अमित रंजन जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। कभी ईटीवी में अमित रंजन जी हुआ करते थे। अमित रंजन जी को पूरे नेटवर्क में इनकी स्टोरी आती थी तो हम लोग को लगता था कि सबसे पहले अमित रंजन जी की स्टोरी बनाए, क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी अच्छी होती थी, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन होती थी, इतना अच्छा एंकर इंट्रो होता था कि सारी स्टोरी पैकेज के रूप में इस्तेमाल हो जाती थी। मतलब अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको जो काम करने वाला उस पर डेस्क पर मेहनत उसे कम पड़ती है, तो वो हमेशा आपकी स्टोरी वो कैरी होती है। तो अमित रंजन बिल्कुल जी की बिल्कुल कई आपने सारी लिटरेचर के रूप में लिखने की स्टाइल, किसी एंकर के इंट्रो आनंद को जी, जो है अपने हिसाब से। जी आपने ये प्रसंग छेड़ दिया तो मैं इसी संदर्भ में बता रहा हूँ कि जो ओसामा वाली खबर की का मैंने जिक्र किया, जी दरअसल नवभारत टाइम्स में होता क्या है कि आज भी उन लोगों को हेडिंग और ग्राफिक के लिए जो कैचवर्ड है, हाइलाइट्स, वो ऐसे रेडीमेड मिल जाते हैं कि वो हर आदमी लड़ाई करता है कि कब इनकी कॉपी है या हम उसको टिप लें, भले वो उठा के 1 घंटा लगा दे। बाद लगाएगा, जी 2 घंटा बाद लगाएगा। वही जी हाल न्यूज 18 में हो गया। न्यूज 18 में जी मतलब एक हम रेगुलर कहीं नौकरी करें तो हमको नौकरी, या हम लोग नौकरी करें तो 60-65 हजार रुपये यही मिलेंगे ना। जी। अगर 60 हजार रुपये की गारंटी न्यूज 18 मुझे दिए हुए, गारंटी मतलब इस संदर्भ हाँ, में इतनी स्टोरीज अगर लगेगी। रोज एक जी मेरी खबर 2 हजार रुपये की लगा देता है तो सिर्फ इसलिए लगाता है कि उसकी सारी चीजें और उस तरह की कॉपी उसको मिलती है, जो आपने अमित रंजन जी के बारे में कहा कि जी जी, जहां वही जो बैठा मुझे हुआ है। याद है कि हाँ, जी, नए तो ऐसी पत्रकारों के चीजें लिए लोग खासतौर पे खोजते मैंने हैं। ये बात कही कि जी सबके लिए ये बात है कि आप अच्छी कॉपी बनाए। मैंने कहा, मैंने एक वेबसाइट का नाम लिया, मैं भूल गया, शंखनाद शायद है। ये जी शंखनाद की शंखनाथ। खबरें मैं पढ़ लेता हूँ, और बाकी वेबसाइट से शंखनाद की खबरें अच्छी हैं। अगर वो जुड़े हुए हो तो उनको बधाई भी दे दीजिएगा कि मैंने उनकी तारीफ कर दी। हालांकि इस जी तारीफ जी के पात्र सब लोग हैं, हमारे सारे मित्र हैं, जी अपने अपने जी लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग सुधार कर लें भाषाई स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर, और बायसनेस न हो हमारे भीतर, हमारी विचारधारा हो, लेकिन जब भी हम अपनी वेबसाइट के लिए कोई काम करने बैठे, खबर लिखने बैठे, पब्लिश करने बैठे, तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम आज अभी पत्रकार हैं। बस इतना ही मेरी ओर से आज के लिए। और बाकी ये अगर मित्रों की बात अगर नहीं हो पा रही, कोई नहीं बोल पा रहा, संकोची है, तो मुझे नहीं जान पता कि कौन सा रास्ता होगा। मंजेश बताएंगे कि उसको कैसे, मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के मन में हो, आप सीधे आप बता सकते हैं और हम उसका जवाब दे देंगे, जी जवाब देने बहुत की बहुत कोशिश धन्यवाद। करेंगे, जवाब क्या दे देंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अगर किन्हीं के कोई सवाल हो तो सवाल वो करें। चलिए, बहरहाल आज बहुत अच्छा समय रहा और काफी लंबा समय हमारा संवाद चला। हमारे बीच धन्यवाद हम धन्यवाद हमारे ज्ञापित करें बीच जी। हाँ, हमारे बीच बंगाल के अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी जी भी मौजूद हैं, और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे पास, एमपी छत्तीसगढ़ से हमारे पास हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर माधो सिंह जी मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर माधो सिंह से कि आज धन्यवाद ज्ञापन किया जाए। सर, डॉक्टर माधो सिंह जी। माधव बाबू सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, आचार्य धन्यवाद डॉक्टर अमित साहब। जी। धन्यवाद अमित जी। मैं
पहली बार आभार। चूंकि किसी वजह से मैं पिछले सेशनों में नहीं शामिल हो पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था कुछ अपने पर्सनल कामों में। मैंने ओम प्रकाश भाई साहब को अच्छे से सुना, भाषा को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा, चूंकि ये चीज ऐसी है जो हम पिछले 20-22 साल से लगातार अलग अलग एडिटरों के माध्यम से सुनते हुए, डांट खाते हुए सीखे हैं उन चीजों को, और वो आज भी सीखने की आवश्यकता ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है कभी भी। लिखने पढ़ने में कई बार जल्दबाजी में, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति गड़बड़ी करता है। हम सही लिख रहे हैं, एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं रीचेक करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें गलती होने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हमसे भी कई बार हो जाता है, हमने लिख दिया और सोचा कि हम जो लिख रहे हैं सही परफेक्ट है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं मात्रा की, बिंदी की, चिंदी की गलती, या सेंटेंस फॉर्मेशन जिस रूप में बनना चाहिए था वो ना बन के दूसरे रूप में चला जाता है। फिर लगता है कि थोड़ा एक बार एक पढ़ लेते तो इसमें ये लाइन ऐसे ना जा करके वैसे जा सकती थी, तो और मजा आ जाता। तो ये कोई भी हो, हम सबको सीखने की आवश्यकता है, और खासकर जिन लोगों ने अभी अभी 2014 के बाद खासकर जर्नलिज्म जो डिजिटल की शुरुआत हुई है, उस डिजिटल पत्रकारिता को ही देखा है, समझा है, या उसी से उन्होंने करियर शुरू किया, उनके लिए तो बेहद आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से सरकार धीरे धीरे डिजिटल को लेकर के सख्त होती चली जा रही है, महाराष्ट्र में तो बाकायदा कंटेंट की टीम भी बना दी गई है जो मॉनिटरिंग करेगी। इसी तरह राजस्थान में भी पहले ऐसा काम हो चुका है, और अब ये तो केंद्र स्तर पर भी चीजें आएंगी कि भाषा से लेकर के हर चीज पर निगरानी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में डिजिटल पत्रकारों की जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसमें हमारे जैसे संगठन, जिनके साथ में तमाम पत्रकार साथी जो डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं वेबसाइट में, उनके उनको ज्ञानवर्धन करना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनको भाषा से लेकर के दूसरी चीजों को समझाना बुझाना हमारा भी नैतिक दायित्व है। तो उस दिशा में जो ये पहल की जा रही है आनंद कौशल जी और आप लोगों के माध्यम से, इसमें अलग अलग विद्वानों ने आकर के अभी तक जो वक्तव्य दिए हैं, जो जो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, वो निश्चित रूप से हर किसी के लिए लाभप्रद है। और आज ओम प्रकाश जी का, ओम प्रकाश अश्क भाई साहब का जो रहा है संवाद, वो भी बेहद कारगर रहा है, और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इसमें शामिल होकर के सुना है, उन्होंने कुछ ना कुछ इससे अवश्य सीखा होगा। हमने भी काफी कुछ उनसे सीखा है। पहले भी इनके हम संवाद सुने हैं ओम प्रकाश भाई साहब के, और हमारे वरिष्ठ भी हैं। हम लोगों ने तो जब शुरुआत की थी उससे पहले से आप लोग उनको जानते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आप सभी को, और इस सेशन में शामिल हुए सभी लोगों के लिए भी। और जो लोग शामिल नहीं हो पाए किसी कारण से, वो लोग निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा कि वो यूट्यूब चैनल पर जब इसका रिकॉर्डिंग पोस्ट किया जाएगा तो वहां से वो इसको कम से कम जब समय मिले तो उसको सुन लें, और पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो अपलोड की गई हैं उनको भी वो सुने, और आगे जितने भी संवाद कार्यक्रम होने वाले हैं उनमें वो निश्चित रूप से सहभागिता दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए और सेशन के प्रमुख वक्ता ओम प्रकाश भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, और आप सभी महानुभावों को भी मुझे ये अवसर, धन्यवाद ज्ञापन करने का जो अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए डॉक्टर अमित रंजन जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत जल्द हम आपको भी सुनेंगे। हमारा जो पिछला सेशन था उसमें बड़ी कारगर भूमिका रही थी आपकी, आपको भी सुनेंगे। मित्रों, समय बहुत ही कम रह गया है, और चूंकि जूम पे एक समय सीमा होती है, इसलिए आज की इस संवाद के कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ओम प्रकाश भैया, नमस्कार।